अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कामरान अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को देख लेते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकंड वन इज डाइवर्सिटी। दो अल्फाज से लिया गया है। फर्स्ट वन इज बायो। बायो मीन्स लाइफ, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी में। वर्ल्ड वाइड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कोलेक्टिवली हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। डिफरेंट इकोसिस्टम में जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको मेजर करती है बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम्स का हमें पता है कि कोई भी सिस्टम जो फिजिकल और लिविंग सराउंडिंग से और जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी डिपेंड ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट पर डिपेंड करती है कि पोलर रीजन में डाइवर्सिटी और होगी, टेम्परेचर रीजन में डाइवर्सिटी और होगी, एल्टीट्यूड, सोइल्स एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अदर स्पीशीज प्रीडेटर प्रे वाला हिसाब अगर देखें तो उस हिसाब से भी बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज से भी डिपेंड है, स्पीशीज से भी उसको इफेक्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज फ्लोरा। जब हम फ्लोरा का वर्ड यूज करते हैं तो जस्ट हम प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट की जो स्पीशीज हैं, प्लांट्स की वैरायटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, वो ही हमने देखना है कि ओवरऑल कितने प्लांट्स हैं वो डिस्कस करते हैं हम फ्लोरा में। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज फाना। इसी तरह एनिमल्स की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी इकसाम के एनिमल्स है, कितनी स्पीशीज हैं, एनिमल है जो वो रिलेटेड है फाना से। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। के बायोडाइवर्सिटी अर्थ में हर जगह एक जैसी नहीं है। मीन्स ये किसी जगह कम होगी, किसी जगह ज्यादा प्रेजेंट होगी। इट इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, कि ये ट्रॉपिक्स में रिच होती है, ट्रॉपिक में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। ट्रॉपिक्स हम ऐसे रीजन कहते हैं, अगर हम अर्थ को देखें तो स्फेरिकल है, उसके सेंटर को हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर की तरफ और अबाउट 20 डिग्री नीचे की तरफ जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा है, यानी इक्वेटर से 20 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 20 डिग्री नीचे तक ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी ज्यादा प्रेजेंट है। हम कंसीडर करते हैं अर्थ को एज अ स्फेरिकल। उसके बाद टेम्परेचर रीजन्स हैव मैनी स्पीशीज। ऐसे रीजन जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहाँ स्पीशीज ज्यादा प्रेजेंट होगी। जैसे डाइजर्ट इकोसिस्टम्स वगैरह, टेम्परेचर जहाँ ज्यादा तो वहाँ डिफरेंट किस्म की स्पीशीज प्रेजेंट होगी, ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है बट सोलर पोलर रीजन्स हैव फ्यूअर स्पीशीज। जो पोलर रीजन होते हैं उनमें फ्यूअर स्पीशीज होती हैं। पोलर रीजन हम कहते हैं कि आइसी रीजन जिनमें ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, उन्हें हम पोलर रीजन कहते हैं। हम पोलर रीजन के में जो एनिमल्स हैं उनमें हम पोलर बियर की एग्जांपल्स देखते होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, के बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए कितनी जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। ये ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है। किस तरह फूड प्रोवाइड करती है कि प्लांट्स या एनिमल से हम डिफरेंट काइंड्स की फूड ऑब्टेन करते हैं। एनिमल्स के केस में देखें तो हम मीट वगैरह लेते हैं। Next point is a significant portion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources. Biological sources mean living sources, living organisms से हम ड्रग्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल से ले रहे होते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मटेरियल, इजी बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर, डाइज, राइजन्स, गम्स, रबर एंड ऑयल आर derived directly from the plant। कि ये जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं जो हमने बताए हैं ये प्लांट से डायरेक्टली लिए जाते हैं। जैसा कि हमें पता कुछ प्लांट्स होते हैं वो गम्स सेक्रेट करते हैं, राइजन्स सेक्रेट करते हैं, तो इसी तरह ये मटेरियल उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके बाद प्ले अ रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स, के इकोसिस्टम में को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जो लिविंग फैक्टर्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी ही है। लिविंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए।
plays a role in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply। के हम हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को मेंटेन रखते हैं किस तरह, जैसे कार्बन साइकिल हो रहा है, कार्बन एटमॉस्फेयर से आ रही है नीचे, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा, तो ये साइकिल मेंटेन रहता है। और वाटर सप्लाई साइकिल के वाटर इवेपोरेशन होती है, फिर वाटर ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, तो दोबारा ये साइक्लिंग चलती रहती है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट एंड प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। के बायोडाइवर्सिटी या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो सोइल को फर्टिलिटी में इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है हाउ लाइफ डाइवर्सिटी स्टार्टेड। लाइफ डाइवर्सिटी कैसे स्टार्ट हुई, इस पर तो कई लाइंस लिखी जा सकती हैं, जस्ट मैं ये बुक को कोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमने इसको देखना है। सिंस 600 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कि लाइफ बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई हम ये मानते हैं, और सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन इट कम्स टू मॉडर्न लाइफ। फिर आज की दुनिया जो बन चुकी है वो इसमें डेवलप हो जाती है। हमने इसमें एबायोजेनेसिस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नॉन लिविंग मैटर से पहले बैक्टीरिया बना, फिर बैक्टीरिया से आगे एवोल्यूशन हुई और लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडर्न बन गए। उसके बाद है हाउ बायोडाइवर्सिटी स्टडीड। बायोडाइवर्सिटी को किस तरह स्टडी करें, वो स्टडी बायोडाइवर्सिटी थ्रू मेन टू ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की टू मेन ब्रांचेज हेल्प आउट करती है हमें बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट वन इज टैक्सानोमी एंड सेकंड वन इज सिस्टमैटिक्स। टैक्सानोमी देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सानोमी। उसके बाद सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन प्लस ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। के क्लासिफाई भी ऑर्गेनिज्म को करे और उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी देखे, तो वो सिस्टमैटिक्स है। अगर जस्ट उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो टैक्सोनॉमी में आ जाता है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हो सकते हैं, एम्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स भी हम कह सकते हैं। To determine similarities and differences among organisms so they can be studied easily। के organism में देखना कि कौन से organism एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किन में एक दूसरे में differences पाए जाते हैं। To find the evolutionary relationships among organisms। among organism के दरमियान रिलेशनशिप देखना कि वो पास्ट में किस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहे हैं, वो हमने देखना इस क्लासिफिकेशन करके, वो हमें फायदा होता है। नेक्स्ट है टैक्सानोमिक हियरार्ची। कि टैक्सानोमिक हियरार्ची क्या होता है, द सेवन सब क्लासिफिकेशन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म द टैक्सानोमिक हियरार्ची। सेवन सब क्लासिफिकेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेवन सब क्लासिफिकेशन से एक हियरार्ची बनती है, एक ट्री बनता है, एक तरतीब बनती है, जिसे हम टैक्सानोमिक हियरार्ची कहते हैं। उसमें जो सेवन सब क्लासिफिकेशन है, नंबर 1 पे किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये अलग अलग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ सब क्लासिफिकेशन या टैक्सोन। टैक्सोन क्या होता है, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड एज टैक्सा। टैक्सा सिंगुलर, टैक्सोन होता है प्लूरल फॉर्म इसकी टैक्सा है। जैसे कि किंगडम है, ये भी एक टैक्सोन है, फाइलम एक टैक्सोन है, क्लास एक टैक्सोन है, ऑर्डर इसी तरह फाइलम, जीनस, स्पीशीज, ये सारे क्या है, टैक्सोन है इंडिविजुअली। अब लार्जेस्ट टैक्सोन कौन से है और स्मॉलर टैक्सोन वो देख लेते हैं। किंगडम, किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सोन। किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टैक्सोन है, लार्जेस्ट डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, लार्जेस्ट सब क्लासिफिकेशन है। उसके बाद है फाइलम। फाइलम क्या होता है, रिलेटेड क्लासेस का ग्रुप है, क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स का, ऑर्डर रिलेटेड फैमिलीज का, फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जेनरा प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म जीनस होता है, जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अब स्पीशीज लास्ट है जो उसका क्या कहते हैं, लास्ट टैक्सोन जो है वो स्पीशी है। स्पीशी अब क्या है, स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हम स्पीशीज कहलाते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोन। स्पीशीज को थोड़ा सा और देख लेते हैं। स्पीशी, द स्पीशीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट वो स्पीशीज है। डेफिनेशन क्या है कि
group of similar organism that can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring, जो कि sexually reproduce भी करें और produce करें fertile offspring, ऐसी offspring जो आगे फिर अपनी offspring produce कर सके, but are reproductively isolated from all other groups in nature, लेकिन reproductively isolated भी हों। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि वो स्पीशीज के दरमियान ही रिप्रोडक्शन कर सकें, ये ना हो कि एक स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म दूसरे स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोडक्शन करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, सम केसेस में एक्सेप्शन हो रही है, वो हम देखते हैं किन में हो रही है। रूल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, अगर एक स्पीशीज दूसरी किसी और स्पीशीज से इंटरैक्ट करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग कहलाएगी। टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हैं तो डिफरेंट स्पीशीज से, लेकिन वो स्पीशीज एक दूसरे के रिलेटेड ज्यादा हैं, कैन क्रॉस ब्रीड, वो क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो इनफर्टाइल होगी, वो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है एक बार ऑर्गेनिज्म से, वो नेक्स्ट अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। i.e. म्यूल, जैसा कि हम देखते हैं फीमेल हॉर्स और मेल डंकी से जो रिप्रोडक्शन होती है, टू डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो म्यूल होता है जो इनकी ऑफस्प्रिंग, तो जिसे हम खच्चर भी कहते हैं, तो वो म्यूल जो होता है वो आगे अपनी जनरेशन को इंक्रीज नहीं कर सकता, आगे रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग नहीं कर सकता, वो इनफर्टाइल होता है। नेक्स्ट है जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? अब हमने किंगडम्स पढ़ने हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, रिजेक्ट हो गया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, रिजेक्ट हो गया, देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो एक्सेप्टेबल था। अब पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों रिजेक्ट हुआ वो हम देखते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जी। प्लांटी एंड एनिमिलिया में दो किंगडम्स में ये क्लासिफाई कर रहा था ऑर्गेनिज्म को। फर्स्ट वन इज प्लांटी, प्लांटी में ऑटोट्रॉफ से जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे, जबकि एनिमिलिया में हेटेरोट्रॉफ थे जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी वर इंक्लूडेड इन प्लांटी, वो प्लांटी में इंक्लूड करेंगे, जो इसका एक ड्रॉबैक था। Why two kingdom classification system rejected? Euglena have both plant-like and animal-like characters. Euglena unicellular था, उसमें दोनों characters हैं, presence of chlorophyll जो कि plant-like character है and lack of cell wall जो कि heterotrophic character को show करता है। तो उसमें एनिमल लाइक करैक्टर्स भी थे और प्लांट लाइक करैक्टर भी थे, तो फिर उसको कहाँ प्लेस करते, ये एक इशू आ रहा था। दिस किंगडम इग्नोर द डिफरेंस ऑफ यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स, इसने यूक्रियोट्स और प्रोक्रियोट्स का डिफरेंस ही रिमूव कर दिया कि जिनमें न्यूक्लियस होता है और जिनमें नहीं न्यूक्लियस होता है, इनको एक ही ग्रुप में भी प्लेस कर दिया जाता था। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। नेक्स्ट आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्नस्ट हैकेल 1866 में इसको इंट्रोड्यूस कराया। एक नया किंगडम उसने दिया, प्रोटिस्टा। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को इसने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म उधर सही तरह सरवाइव नहीं कर रहे थे, अच्छी तरह उनकी एग्जिस्टेंस क्लासिफिकेशन नहीं हो रही, इसने इनके लिए एक नया किंगडम बना दिया जिसको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। इसने बैक्टीरिया को भी उसी में इंक्लूड कर दिया, ये इसका ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मोस्ट एक्सेप्टेबल किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मोस्ट एक्सेप्टेबल था। ई चैटन 1937 में टू टर्म्स दी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये जो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आम अल्फाज में पढ़ते हैं, वो इन टर्म से वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये प्रोक्रियोटिक, इसकी थोड़ी सी पंचुएशन और थोड़ी सी राइटिंग स्टाइल कह लें कि स्पेलिंग का डिफरेंस है। प्रोक्रियोटिक इसने दी टर्म टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूक्रियोटिक टू एनिमल एंड प्लांट सेल्स।
इन 1967 रॉबर्ट विटेकर आए, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। उनका सिस्टम किन चीजों पर बेस्ड था, क्यों एक्सेप्टेबल था, वो हम देखते हैं। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेवल बनाया, क्या प्रोक्रियोटिक है ऑर्गेनिज्म या यूक्रियोटिक। अगर यूक्रियोटिक है तो यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक है या मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक है। इसने इनको भी डिवीजन देखी, इन चीजों का भी ख्याल रखा। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड, एनर्जी लेने के मोड सोर्सेज क्या थे, जैसे फोटोसिंथेसिस के जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, एब्जॉर्प्शन जो के हम फंजाई वगैरह एब्जॉर्प्शन करेंगे, इंजेशन एनिमल्स इंजेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करेंगे फूड को। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन 5 किंगडम्स पर मुश्तमिल था। फर्स्ट था किंगडम मोनेरा, यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इसने प्लेस्ड किया था। किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट्स को किया प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स को एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म या इवन फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म थे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में वो प्लेस्ड किए गए। प्लांटी प्लांट्स के रिलेटेड था। किंगडम एनिमिलिया, एनिमल इसमें रिलेटेड किए गए। किंगडम फंजाई, देन फंजाई कर दिया जो हेटरोट्रोफिक भी है और एब्जॉर्प्टिक मोड भी रखता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।